द फर्स्ट थिंग इज सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं होलसेलर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स wholesaler collects small orders from number of retailers and pass the pools of such orders to the manufacturer। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जितने भी हमारे पास रिटेलर्स हैं, देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे एक होलसेलर है, ठीक है। अब ये होलसेलर क्या कर रहा है, इसके अंडर जितने भी रिटेलर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल R1, R2, R3 एंड R4, इन सारे रिटेलर्स का ऑर्डर कलेक्ट करेगा, ठीक है। इन सब की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाएगा और इस रिक्वायरमेंट को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा जाएगा। दैट मींस मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डायरेक्टली जितनी भी क्वांटिटी होलसेलर से मिली है, अब देखिए जो होलसेलर होंगे पूरे स्टेट वाइज होंगे या डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, राइट। तो ये जितने भी होलसेलर से ऑर्डर रिसीव करेगा उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और अल्टीमेटली होलसेलर्स को गुड्स क्या कर दिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस enables the producers to undertake the production on large scale and take advantage of economies to scale। that means अब क्या है, मैन्युफैक्चरर की रिस्क खत्म हो गई कि भाई मेरे को इंडिविजुअल मार्केट स्टडी करना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में चल रहा है, बिकॉज इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है और रिटेलर जो है वो क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, राइट। तो जो प्रॉब्लम थी कि भाई कितने गुड्स की क्वांटिटी आने वाली है, कितना गुड्स मैन्युफैक्चर होगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो डेटा मेरे को कहां से मिल रहा है, होलसेलर से मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज बियरिंग ऑफ रिस्क। The wholesalers, merchants deals in the goods on their own name, take delivery of goods and keep the goods purchased in the large lots in the warehousing। That means goods के खराब होने की, गुड्स के लॉस होने की, जैसे हम बात करते हैं जो इनफ्लेमेबल गुड्स होते हैं या फिर हम बात करते हैं पेट्रोल वगैरह होते हैं, भाई जिस क्वांटिटी में हम खरीदते हैं अगर हम उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स अब जो क्वांटिटी इवेपोरेट हो गई उसका तो लॉस हो गया और उसका लॉस किसको होगा, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि जो पूरी प्रॉब्लम हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो डिलीवरी की वजह से। तो अल्टीमेटली जो रिस्क ले रहा है वो कौन ले रहा है, हमारा होलसेलर ले रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की लायबिलिटी यहां पे क्या हो गई, खत्म हो गई, राइट। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। दैट मींस फंड कहां से अरेंज होंगे, कैसे मैन्युफैक्चरर फाइनेंस अरेंज कर सकता है, राइट। तो देखिए the wholesalers provide financial assistance to the manufacturer in the sense that they generate and make the cash payment। अब यहां पे क्या है, होलसेलर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत कम अवेल करते हैं, बिकॉज उनका क्या है, वो बल्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। जितना गुड्स वहां से मैन्युफैक्चरर से परचेस करेंगे उतना पेमेंट कर देते हैं। तो यहां पे जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरर के साथ वो खत्म हो जाती है। जिस टाइम फंड्स की जरूरत होती है मैन्युफैक्चरर के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, बिकॉज सारी जो क्वांटिटी परचेस की गई है वो किस में की गई है, कैश में की गई है। नेक्स्ट इज द एक्सपोर्ट एडवाइस। As the wholesalers are in direct contact with the retailers, they are in the position to advise the manufacturer about various aspects including customers' taste and preferences। देखिए जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आज का जो मार्केट है वो सेलर्स मार्केट नहीं है, बायर्स मार्केट है। जैसे जो बायर की डिमांड है आपको वही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ भी मैन्युफैक्चर कर दिया और वो सेल हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर के पास ऑप्शन है बहुत सारे। आप उसको वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं कराओगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, वो उनको वो सर्विसेज अवेल करा देंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, मार्केट स्टडी। गुड्स बनाने से पहले मार्केट स्टडी करनी पड़ती है कि किस तरीके का गुड्स मार्केट में सेल हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, ये सारी जो मार्केट स्टडी कर रहा है दैट मींस कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का जो पता लगाया जा रहा है वो कौन लगा रहा है, होलसेलर लगा रहा है। और उस एनालिसिस पे सारी एडवाइस किसको प्रोवाइड की जा रही है, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शंस। The wholesalers take care of distribution of goods to number of retailers who in turn sell these goods to large number of customers। देखिए अब क्या होगा, रिटेलर अपना फंक्शंस कब परफॉर्म कर पाएगा, जब उसके पास गुड्स होंगे।
तो क्या हो रहा है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर ने बना दिया गुड्स, रेडी कर दिया, उसको अल्टीमेट रिटेलर तक या उसको अल्टीमेट शॉप्स तक लाने का काम किसका है? होलसेलर का। और जब गुड्स अवेल हो रहा है किसको? रिटेलर को, तो वो गुड्स सेल कर पा रहा है कंज्यूमर को, और वो जो गुड्स है कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इसमें भी क्या करता है होलसेलर? ये करता है कि भाई किसी भी रिटेलर के पास गुड्स की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए, उसके पास हमेशा प्रॉपर स्टॉक रखा रहना चाहिए, जितने भी गुड्स बन रहे सारी वेराइटीज रिटेल शॉप्स पे होनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स के पास ऑप्शंस हो और वो हमारे गुड्स में से किसी भी एक को सेलेक्ट करके क्या कर ले? परचेज कर ले, राइट। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, द होलसेलर्स facilitates continuity of productions activity throughout the year by purchasing goods as and when these are produced. That means यहाँ पे हम कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करते कि कस्टमर ऑर्डर देगा, फिर रिटेलर होलसेलर को बताएगा और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा एंड देन मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करेगा। ऐसा नहीं होता है। होलसेलर क्या करता है? जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेगा और अपने पास स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होता जा रहा है, मैन्युफैक्चरर की एक रिस्क खत्म हो गई कि गुड्स मेरे को अपने पास रखना है या फिर ऑर्डर का वेट करना है। वो गुड्स कंटिन्यू बेसिस पे बनाता जाएगा और अल्टीमेटली होलसेलर उससे कलेक्ट करता जाएगा और कैश में पेमेंट कर देगा, राइट। नेक्स्ट इज स्टोरेज, जो हमने अभी बात करी, अभी डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी गुड्स बनाया मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर उसको अपने वेयरहाउसेस में, अपने गोडाउन्स में क्या कर रहा है? स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो, शुगर केन, जो हमने बात करी है सीजनल है, 6 मंथ्स ही आपको अवेलेबल होने वाले। तो अब देखिए, या तो हम 6 मंथ्स अपना बिजनेस करें और 6 मंथ शट डाउन कर दें, गुड्स अवेलेबल ही ना कर पाए कंज्यूमर को। तो अब होता क्या है कि भाई गुड्स को जब जिस टाइम अवेलेबल हो पा रहे हैं उस टाइम हम परचेज कर लेते हैं बल्क में, स्टोर कर देते हैं, ताकि थ्रू आउट द ईयर हमें उसकी डिलीवरी मिल पाए, या उससे कुछ अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वो थ्रू आउट द ईयर हमें अवेलेबल हो पाए। जितनी हमारी फ्रूट ड्रिंक्स बनती हैं तो वो किस वजह से बन पा रही है? उसमें अगर फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स डल रहे हैं तो वो किस वजह से डल पा रहे हैं? क्योंकि गुड्स को स्टोर किया गया है वेयर हाउस के अंदर, और उसको क्या है फिर अल्टीमेट यूज के लिए वहां से निकाला जा रहा है या रिमूव किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द रिटेलर्स बाय द होलसेलर्स। यहां पे बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमको समझ में आ ही गया होगा कि भाई गुड्स अवेलेबल कराने का काम किसका है? होलसेलर का। रिटेलर को गुड्स तभी सेल कर पाएगा ना जब उसके पास स्टॉक होगा, और वो स्टॉक उसको देगा कौन? होलसेलर देगा। तो देखिए, रिटेलर्स हैव टू मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक ऑफ वेराइट commodities so that they can offer variety to the customers. The wholesaler make the products to the various manufacturers readily available to the retailers. मतलब अब देखो होलसेलर क्या करेगा, जितने भी मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 मैन्युफैक्चरर से होलसेलर गुड्स परचेज कर रहा है, उन गुड्स को अल्टीमेटली रिटेलर तक लाने का काम किसका है? होलसेलर का। गुड्स डिलीवर करने का काम किसका है? होलसेलर का। नेक्स्ट, मार्केटिंग सपोर्ट। The wholesalers perform various marketing functions and provide support to the retailers. They undertake advertising and other sales promotion activities. देखिए दो कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, फर्स्ट इज योर एडवर्टीजमेंट एंड सेकंड वन इज योर सेल्स प्रमोशन। हम क्या करते हैं, जैसे टीवी वगैरह हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। जैसे हम बात करते हैं बहुत रिपीटेडली हमारे टूथपेस्ट के, या फिर हमारे अभी विंटर्स चल रहा है तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है च्यवनप्राश, उसके बहुत ऐड आ रहे हैं। तो भाई ये सारे एडवर्टीजमेंट कर कौन रहा है? होलसेलर कर रहा है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। ऑल्दो फाइनेंस उसको मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट रन होगा टीवी के ऊपर वो सारी चीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? होलसेलर की। सेकेंड थिंग इज सेल्स प्रमोशन। देखिए सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट में हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन सेल्स प्रमोशन में क्या किया जाता है, जो सेल्स की क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई है, जो रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज की जाती हैं। जैसे हम डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, हम प्राइजेस ऑफर करते हैं, तो वो किस लिए की जा रही है? ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्या हो पाए? अट्रैक्ट हो पाए। नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। दैट मींस होलसेलर क्या करते हैं, गुड्स को क्रेडिट पे अवेलेबल करवाते हैं रिटेलर्स को, कि आप इमीडिएट पेमेंट मत कीजिए,
हम आपको फैसिलिटी देते हैं 6 मंथ्स की कि आप गुड्स परचेज कर लो, गुड्स अपनी शॉप पे रख लो, 6 मंथ्स तक आप उसे सेल भी कर दो। जो रेवेन्यू आपके पास कस्टमर से आएगा उसके बाद आप हमें पेमेंट कर देना, हम आपसे इमीडिएट पेमेंट नहीं मांग रहे, राइट। तो अब इससे क्या हो गया कि भाई इजी हो गया रिटेलर्स को गुड्स परचेज करना। जो रेगुलर रिटेलर्स हैं उनको इजी हो गया, उनको फंड्स ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, खुद की कैपिटल ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कस्टमर से पैसा मिलेगा वो क्या कर सकते हैं, होलसेलर को पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखिए क्या है, द होलसेलर्स स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड नो द पल्स मार्केट। They pass on the benefits of their specialized knowledge to the retailers. That means देखिए होलसेलर्स क्या होते हैं कि मार्केट स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था मैन्युफैक्चरर के लिए, तो उनको ये पता चल गया कि भाई किस टाइप के कस्टमर्स आ सकते हैं, कितनी क्वांटिटी या कितने अमाउंट का गुड्स इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में सेल हो सकता है। वो इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, रिटेलर को, और रिटेलर उसी अकॉर्डिंग अपने स्टॉक को परचेज करता है। होलसेलर आपको बता देगा कि भाई ये पर्टिकुलर गुड्स इस पर्टिकुलर सोसाइटी में चलेगा, सेल होगा या नहीं होगा, और उसी के हिसाब से क्या करता है, अपना रिटेलर उस गुड्स को परचेज करता है, राइट। लास्ट वन इज रिस्क शेयरिंग। द होलसेलर्स परचेजेस इन बल्क एंड सेल in relatively small quantities of the retailers, being able to purchase and merchandise in small quantities, retailer in position to avoid the risk of storage. That means देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी लॉस हो रहा है, जितना भी रिस्क हो रहा है, वो क्या हो रहा है, होलसेलर मैनेज कर रहे हैं, या फिर रिटेलर क्या कर रहा है, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग गुड्स को परचेज किया जा रहा है, राइट। अब होगा क्या कि भाई यहाँ पे जितनी भी रिस्क है, जैसे स्टोरेज कैसे करेंगे गुड्स को, अगर स्टोर करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, वेयर हाउसिंग का रेंट पे करना पड़ेगा, गुड प्रिफर हो गया, खराब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिडक्शन हो गई प्राइस की, मतलब मैंने जब गुड्स परचेज किया था, जब गुड्स की प्राइस थी 100 रुपीज, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस रह गई 50 रुपीज, तो जो ये 50 रुपीज का लॉस हुआ है मुझे, वो भी क्या होगा, वो लॉस भी आपका होलसेलर बेयर करेगा, राइट। And demand fluctuation in respect of larger quantity of goods that would have to be purchased in case of services of the wholesaler are not available. That means अब क्या होगा कि भाई अगर डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ रही है, फ्लक्चुएशंस का मतलब अगर पहले डिमांड ज्यादा थी, डिमांड कम हो गई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उस गुड्स के फ्लक्चुएशंस को भी कौन मैनेज करता है, होलसेलर मैनेज करता है। अगर गुड्स सेल नहीं हो रहा है तो वापस से आपसे गुड्स ले लेता है और आपको फ्रेश अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल करवाता है, राइट। Now the next topic is retail trade, right? यहां पे हम बात कर रहे थे अभी तक होलसेलर के बारे में, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिटेल ट्रेड का, जहां पे गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। A retailer is a business enterprise that is engaged in the sale of goods and services directly to the ultimate consumers. That means अब हम जैसे consumers, for example देखिए, ये हमारा है एक रिटेलर और ये गुड्स डिलीवर करेगा किसको, छोटे छोटे कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि भाई ये जो रिटेलर है जिसने शॉप ओपन की हुई है, जो आपके पास की लोकेलिटी में अपने बिजनेस कर रहा है, वो क्या करता है, छोटे छोटे रिटेलर्स को, जो गुड्स, जो रिटेलर है वो छोटे छोटे क्या है, कंज्यूमर्स को गुड्स को डिलीवर करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाए, होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए, होलसेलर्स ने उन क्वांटिटी को छोटा छोटा डिवाइड किया और रिटेलर्स को अवेलेबल करवाया, रिटेलर्स फर्दर उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में डिवाइड करेगा और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर उनको क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा, राइट। द रिटेलर रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं एज अ कंज्यूमर तो वो फर्दर रीसेलिंग के लिए नहीं होता, हम उसको वापस से सेल नहीं करते, हम खुद के कंजम्पशन के लिए उसको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम परचेज कर रहे हैं उसको। Where the goods are transferred from the hands of the manufacturer to the wholesalers to final consumers. That means अब क्या हो रहा है कि यहां से रिटेलर से गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है अल्टीमेट कंज्यूमर से, और ये स्टेज है जहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है और प्रॉफिट जनरेट होता है, राइट।
दे मे बी डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग द गुड्स वेज पर्सनली और टेलीफोन और थ्रू द वेंडिंग मशीन्स। देखिए क्या होता है, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे मेट्रोस होती हैं, जो हमारे मेट्रो सिटीज के रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पे एक मशीन सेटअप कर दी जाती है, आपको पेमेंट करना है और मशीन आपको अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर कर देगी। तो वो भी एक तरीके का रिटेल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या रहती है, बहुत कम रहती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। सेकेंड इज पर्सनली, मतलब डोर टू डोर आपके घर पे आके गुड्स को सेल किया जाता है, जैसे हमने बात करी थी अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन की। टेलीफोनिक भी गुड्स आपको सेल कर दिए जाते हैं, जैसे हम मैं आपसे बात करूं कि भाई आपने कोई भी ऑर्डर बुक किया, ठीक है, आपने ऑन कॉल ऑर्डर बुक किया और गुड्स आपके अल्टीमेटली घर पे डिलीवर हो गया, राइट। नाउ व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ द रिटेलर्स, सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। दैट मीन्स रिटेलर क्या कर रहा है, अल्टीमेटली गुड्स को डिलीवर कर रहा है, किसको, गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है कंज्यूमर को। तो जितनी भी मेहनत की गई मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के थ्रू गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाने की, वो अल्टीमेटली उसको कर कौन रहा है, हमारा रिटेलर कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल सेलिंग। दैट मीन्स in the process of sale of the amount of consumer goods some amount of personal selling efforts is necessary। देखिए जब हम गुड्स परचेज करने जाते हैं रिटेल शॉप पे, तो एक सेल्स पर्सन होता है, वो आपको गुड्स के बारे में बताता है कि गुड्स कैसा है, गुड्स आपको खरीदना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप गुड्स को किसी ना किसी तरीके से क्या कर लो, परचेज कर लो, राइट। तो वो जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो कौन लगा रहा है, रिटेलर। दैट मीन्स अगर हम कहें कि भाई टोटल सेल अगर हो रही है तो उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, रिटेलर का। अगर रिटेलर एफर्ट्स नहीं लगाएगा, प्रोडक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक नहीं देगा, तो कंज्यूमर में भी उस प्रोडक्ट को परचेज ना करें। Third, enabling large scale operations. That means on account of retailer services, the manufacturer and wholesalers are freed from the trouble of making individual sales. That means अब wholesaler और manufacturer की टेंशन ही खत्म हो गई कि हमें इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करना पड़ेगा। हमने गुड्स बल्क में दिया और बल्क में रिटेलर के पास छोड़ दिया। अब जो सारी हेडेक है वो तो कौन ले रहा है, रिटेलर ले रहा है। तो मैन्युफैक्चरर को सिर्फ फोकस करना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, और होलसेलर को फोकस करना है कि भाई मेरे को किन किन रिटेलर्स को गुड्स को डिलीवर करना है। इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ डील करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स एज रिटेलर रिमेन्स इन द डायरेक्ट or constant touch with the buyers, they serve as an important source of collecting market information about taste and preferences and attitude of the consumers। देखिए दो तरीके के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, हम बात करते हैं कि भाई देखिए रिटेलर है, उसने दो तरीके के प्रोडक्ट को रखा हुआ है, एक तो है टी और दूसरा है कॉफी, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ये अवेलेबल नहीं होगा इससे हमारा काम चल जाएगा, ये नहीं होगा इससे हमारा काम चल जाएगा। तो जब एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स से हमारा काम चल जाता है तो उनको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए अब क्या है, कंज्यूमर तो फाइनली आएगा किसके पास, रिटेलर के पास। अब इसको इन दोनों प्रोडक्ट में से डिमांड पता चल जाएगी कि किसकी ज्यादा है, लोग टी ज्यादा परचेज कर रहे हैं या लोग कॉफी ज्यादा परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 60% तो मेरी सेल हो रही है टी की और 40% मेरी सेल हो रही है कॉफी की। तो हम इजीली बाइफोकेट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो डिमांड है वो टी की ज्यादा है और कॉफी की कम है। तो हम आगे भी होलसेलर को यही बताएंगे कि भाई मार्केट में टी की डिमांड ज्यादा है, टी की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए और कॉफी की कंपैरेटिवली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये एनालिसिस बताने का काम भी किसका है, रिटेलर का। नेक्स्ट थिंग इज helps in the promotion. From time to time manufacturers and distributors have to carry various promotion activities
in order to increase the sale of their products. देखिए प्रमोशन की हमने बात करी थी, अलग अलग जगह क्या होंगे, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे, गुड्स को फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में रखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की नजर पड़े हमारे प्रोडक्ट में और वो परचेज करें। मतलब अल्टीमेट पर्पस क्या है, गुड्स जब हमने मैन्युफैक्चर किया तो वो सेल तो करना ही पड़ेगा, तभी प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर गुड्स मार्केट में रखा हुआ है और सेल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट लग गई और प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जनरली होता क्या है कि भाई जो प्रमोशन किए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर के थ्रू, प्रमोशन तो कर दिया, अब प्रमोशन करने के बाद कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेगा और डिमांड कर रहा है तो गुड्स अवेलेबल भी होना चाहिए, और वो अवेलेबल कौन कराएगा, हमारा रिटेलर। ठीक है, तो सब लोग इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, कंज्यूमर को गुड्स अल्टीमेटली डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज सर्विसेज टू दी कंज्यूमर्स। Next, regular availability of the product. That means the most important service of the retailer to the consumer is maintaining regular availability of various product produced by different manufacturer. देखिए, जब हम कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं शॉप पे जाके, तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए रिटेलर के पास। दैट मीन्स रिटेलर की ड्यूटी बनती है कि प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करे गुड्स का। ठीक है, गुड्स अगर खत्म हो जाए तो अवेलेबल करवाए जो कंज्यूमर है उसको। ठीक है, मतलब जिस टाइम भी कंज्यूमर आकर उससे डिमांड कर रहा है उसके पास गुड्स अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स अब यहां पे रिटेलर की ड्यूटी बनती है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है तो उसका प्रॉपर डिस्प्ले करे। ठीक है, जैसा हम मोबाइल स्टोर्स पे जाते हैं, कोई भी नया मॉडल लॉन्च होता है, जो रिटेलर है उसको सबसे आगे रखता है कि भाई ये हमारा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। पर्पस क्या है कि कंज्यूमर जैसे ही एंटर हुए उसकी नजर सबसे पहले उस न्यू प्रोडक्ट के ऊपर पड़े। राइट, तो देखिए क्या लिखा है, बाय अरेंजिंग फॉर इफेक्टिव डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट्स and through their personal selling efforts, retailer provide the information about the arrival of special features. That means अब जो नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, रिटेलर की। नेक्स्ट, कन्वीनियंस इन बाइंग। देखिए क्या होता है, अगर हम बाइंग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस देता है हमारा रिटेलर। देखिए क्या होगा, दो तरीके के कस्टमर्स आते हैं हमारे पास। एक कस्टमर तो आता है कैश, कि भाई मैं जो भी गुड्स परचेज करूंगा उसका पेमेंट आपको कैश में कर दूंगा। ठीक है, मैंने कोई कार परचेज करी, उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीस और मैंने वो 10 लाख रुपीस कैश में पे कर दिया और मेरी परचेज कंप्लीट हो गई। दूसरा कंज्यूमर आता है जो बात करता है भाई इंस्टॉलमेंट्स की। राइट, दैट मीन्स उसके पास कैश नहीं है, वो गुड्स आपसे इंस्टॉलमेंट में परचेज करने वाला है। दैट मीन्स वो आपको पेमेंट EMI में करने वाला है। तो अब देखिए ये जो फैसिलिटीज है, EMI में होगा क्या कि आपको एक साथ पेमेंट करने की बजाय हर मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है कैश की और EMI की फैसिलिटीज, ये भी आपको कौन दे रहा है, रिटेलर। ठीक है, वो आपको क्या बोलेगा कि ठीक है आप गुड्स ले जाइए, गुड्स का पेमेंट आप हर मंथली कर देना और आपका जो पोजीशन है गुड्स का वो तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपकी ओनरशिप कब आएगी, ओनरशिप तभी आएगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे। तब तक ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रहने वाली है, बैंक के नाम पे जिससे आप फाइनेंस करवा रहे हो। राइट, तो आपको ये जो फैसिलिटी दी गई, आपको जो पेमेंट एक साथ नहीं करना पड़ा, वो फैसिलिटी आपको किसने दी, रिटेलर ने दी। सो स्टूडेंट्स, our next topic is deleted by the CBSE for session 2020 and 21. Now we will mark, keep your pencil along with you, we will mark the deleted portion. The first topic which has been deleted is types of the retail trade. In this iterate trade is deleted by the CBSE. Okay, we do not have to study the characteristics, types, fixed shop, small retailers. We have so the next topic which we will cover in our next class is the fixed shop and the large stores. This will be our topic which we have to study for our examination purpose. So students, this is all for today's video class. I hope you have understood both the terms, that is wholesale and retail trade, and we will meet in our next session. Thank you and have a nice day.